हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग फोर्थ वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं इस सीरीज के और आज का पहला क्वेश्चन है सिनोनिम्स बताना है हमें कॉस्टिक का। और कॉस्टिक का मतलब उन चीजों से होता है जो बहुत ही कटु तीखे होते हैं, शार्प होते हैं, जला देते हैं या फिर करोड़ कर देते हैं किसी इंसान को या फिर किसी के कोई भी धातु को, किसी भी चीज को बेसिकली उड़ा देना, जला देना, ऐसे होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, तो कटु तीखा या फिर ऐसे बोलने में जो बहुत हार्श बोलते हो, जो बहुत कठोर बोलते हो, या फिर कोई एक रासायनिक रूप से जलाने वाला, करोड कर देने वाला, इरोड कर देना। ठीक है, इस तरह के एसिडिक से जो सब्सटेंस होंगे किसी चीज को जला देंगे। तो दो मीनिंग, पहला सरकास्टिक, बोलने में व्यंग से भरा हुआ बिटर और हार्श टोन रहेगा, या फिर कोई चीज जो दूसरों चीज को बर्न कर दे, करोड कर दे केमिकल एक्शन से, तो ये हो जाएगा। तो इसके दो मीनिंग हो गए। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सबसे पहला सरकास्टिक, और सरकास्टिक जो रिमार्क रहता है, सरकाजम से भरा, वो इंसान को ताना मारता है और उसके कान को जला देता है। वैसे ही बिटर, हार्श, कटिंग, काटने वाला। एक्रिड हमने सिनोनिम्स वाले सीरीज में भी देखा है। एक्रिड बोलो, एक्रिमोनियस बोलो, सबका मीनिंग वही होता है। तो एक्रिड, बाइटिंग, मॉर्डेंट, करोजिव, ओके, करोजिव, शार्प या फिर स्केथिंग। स्केथिंग को आप याद रख सकते हो। स्केथिंग का मतलब होता है कोई चीज जो तीखा होता है, शार्प एंड तीखा। तो इसका उल्टा क्या होगा? कोई दयालु, जेंटल, पोलाइट, सॉफ्ट, एकदम सॉफ्टली बात करेगा। माइल्ड, कर्टियस, प्लेजेंट, एमिएबल, फ्रेंडली, कॉम्प्लीमेंट देने वाला। सूदिंग, सूदिंग यानी कि शांत करने वाला। तो इन सब इसके ऑपोजिट हो गए और ये इसका मीनिंग हो गया। और कॉस्टिक का अगर हमें आंसर करना हो तो इसका क्या होगा? क्या वो काइंड होंगे? नहीं, वो माइल्ड, सॉफ्ट रहेंगे? नहीं रहेंगे। जेंटल भी नहीं रहेंगे, वो सरकास्टिक रहेंगे। ठीक है, तो सरकास्टिक इसका मीनिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इडियम्स के बारे में पूछ रहा है कि मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब क्या होता है। और इसको मैंने अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले सीरीज में भी बताया है कि जब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चिकन सूप पी रहे हो, ठीक है, और उसमें हड्डियां आ जाएंगी तो आपका मूड खराब हो जाएगा, राइट, आपका टेस्ट खराब हो जाएगा और फ्लो टूट जाएगा एक तरह से। और वहीं अगर कुछ नहीं आएगा, नो बोन्स आएंगे, तो आप स्मूथली पी लोगे, राइट, आराम से उसको पी लोगे बिना प्रॉब्लम के। तो इन दोनों का मतलब हो गया, पहला अगर बोन्स आ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप रुक रुक के कोई काम कर रहे हो, और अगर नो बोन्स आ रहे हैं तो स्मूथली, डायरेक्टली आप उस काम को कर पा रहे हो। तो बस इसका ओरिजिन ऐसा ही है, नो बोन्स अबाउट। तो कोई चीज में अगर नो बोन्स अबाउट, ये हमारे लेक्चर का वीडियो है, आप इसको प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। तो स्पीक ओपनली और डायरेक्टली विदाउट हेजिटेशन, बिना रुकावट के अगर आप बात करते हो तो आप क्या कर रहे हो? नो बोन्स कर रहे हो, बिना झिझक या फिर शर्म के कोई काम को कर रहे हो। तो इसका आंसर क्या होगा? हेजिटेट बिफोर स्पीकिंग नहीं, रिमेन न्यूट्रल, न्यूट्रल तो बिल्कुल नहीं रहोगे। तो भी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, ये इसका सही आंसर होगा। डायरेक्ट, ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप बात करोगे, तो इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट है इवैनसेंट। इवैनसेंट का एंटोनिम्स ऑपोजिट क्या होता है? तो इवैनसेंट आपको वर्ड पावर मेडिजी वाले बुक के सीरीज में भी मिल जाएगा, अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले सीरीज में भी मिल जाएगा आपको। इनफैक्ट आपको ये एंटोनिम सिनोनिम से मिल जाएगा। तो ये ऐसा वर्ड है बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो इवैनसेंट का मतलब होता है वह चीज जो क्विकली उड़ जाता है, तुरंत खत्म हो जाता है, फेड अवे हो जाता है, तो थोड़े देर के लिए रहता है, क्षण भंगुर टाइप का जो चीज होता है, इवैनसेंट होता है। वैनिसो का मतलब होता है वैनिश, और इसेंट का मतलब होता है स्टार्ट, कोई चीज प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए, जो चीज वैनिश होने का प्रक्रिया तुरंत स्टार्ट हो जाए, वो होता है इवैनसेंट। अगेन हमने वर्ड पावर मेडिजी वाले सीरीज में देखा है, और मैंने आपको ये सीरीज करते वक्त ही आपको बता दिया था कि इसमें जो आप रूट वर्ड से वर्ड सीखोगे, आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एग्जाम में काम आने वाला है, चाहे एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इवन आपको आरसी में भी काम आ सकता है। तो इवैनसेंट का मतलब हो गया वह चीज जो तुरंत खत्म हो जाता है। तो इसके पहले सिनोनिम्स आप देख लो, अगेन ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसके जितने भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स है सारे इंपॉर्टेंट है। आप इसके स्क्रीनशॉट लो, पेपर में नोट डाउन करो, और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को लर्न करने का सबसे बेस्ट वे है हर वर्ड्स को नोट डाउन करना चाहिए और अपने हाथ से लिखना चाहिए। तो इससे आपकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो एनीवेज, इवैनसेंट जो चीज होता है तुरंत खत्म हो जाने वाला, फ्लीटिंग तुरंत फ्लीट हो जाएगा, ट्रांजिएंट थोड़ी देर के बाद में वो खत्म हो जाता है, अस्थायी जो होता है टेम्पररी, शॉर्ट लिव थोड़ी देर के लिए, मोमेंटरी कुछ मोमेंट्स के लिए रहता है इसलिए, और पासिंग तुरंत पास अवे हो जाता है, ब्रीफ थोड़ी देर के लिए, इफेमेरल इंपॉर्टेंट वर्ड, इफेमेरल को याद रखो, हो सकता है अगले बार आपको इफेमेरल पूछ दे, ठीक है। और वहीं वैनिश हो जाने वाला, फेड हो जाने वाला, ये सारे चीज उनको रिप्रेजेंट करते हैं जो चीज थोड़ी देर में खत्म हो जाते हैं। और इसका उल्टा क्या होता है? जो चीज खत्म नहीं होगा वो हमेशा रहेगा, वो परमानेंट रहेगा, लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग बोल सकते हो, इटर्नल हमेशा हमेशा के लिए, कांस्टेंट टाइमलेस रहेगा, ड्यूरेबल लंबा चलेगा, परसिस्टेंट, परपेचुअल और एंड्योरिंग। ये इसके सारे ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गए इवैनसेंट के ऑपोजिट वर्ड्स, और इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पहला इफेमेरल बताया था मैंने आपको, इफेमेरल इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि तुरंत खत्म हो जाने वाला है। ट्रांजिएंट वही हो गया, थोड़ा
देर में हट जाएगा। इंड्योरिंग, लंबे समय तक इंड्योर करेगा, चलेगा। और फिर वही फ्लीटिंग का मतलब भी अगेन होता है खत्म हो जाने वाला। तो सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को मिस स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना है। और अगेन मैं आपको बार बार रिमाइंड कराता हूं कि इसके लिए अच्छी वोकैबुलरी तो चाहिए ही चाहिए, थोड़ा सा लक भी चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है। तो एवरेशियस, टेमरेरियस, पेनिटेंट एंड इनएडवर्टेंट, ये तो फिर भी बहुत इजी है एज कंपेयर टू इससे पहले हमने जो 3 सेट किया था उसमें काफी टफ टफ वर्ड्स थे। ये फिर भी आपको थोड़ा इजी सेट मिल जा रहा है। तो इसके पहले मीनिंग जान जाते हैं क्या होता है। तो एवरेशियस अत्यंत लालची इंसान को बोलते हैं, जो बहुत ही ज्यादा ग्रीडी रहता है, लालची रहता है, वो एवरेशियस होता है, ठीक है। ये क्रेव करता है, अवेयर करता है, चीजों के लिए क्रेव करता है, क्रेविंग होती है, और लालची बेसिकली। और भाई टेमरेशियस, टेमरेरियस और टेमरेरियस जो होता है वो बहुत बहादुर नहीं होता, बेवकूफ वे में वो बहादुर होता है, बहुत ज्यादा डेयर करने लगता है, बोल्ड है जरूरत से ज्यादा, टू बोल्ड, और टेकिंग रिस्क विदाउट प्रॉपर थॉट, बिना सोचे समझे। तो ये कोई बहादुरी नहीं है, ये बेवकूफी है, रैश ड्राइविंग करना। तो ये फनएम्बुलिस्ट वाला काम हो गया, ठीक है। ये लिमिट में करो तो ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे काम करो, ऐसे स्टंट जिसमें आपके जान का खतरा है, तो वो टेमरेरियस होता है, ठीक है। रेकलेसली बोल्ड, टेकिंग रिस्क विदाउट प्रॉपर थॉट्स, तो ये हो गया दुस्साहसी। साहस नहीं करता, दुस्साहस करता है ये, ठीक है। और वही पेनिटेंट, पेनिटेंस से बना है। और अगर आप पेनिटेंट हो तो आपको बहुत अफसोस हो रहा है, आप सॉरी फील कर रहे हो, पछतावा फील कर रहे हो, तो पेनिटेंस इसका नाउन हो गया। और पेनिटेंट है मतलब कि सॉरी फील करना, पछतावा फील करना कोई गलत करने के बाद, ये हो गया पेनिटेंस, ठीक है। इसका एक और वर्ड होता है रिपेंट करना, यानी कि अगेन रिपेंट करना मतलब पछतावा करना। और लास्ट वर्ड है इनएडवर्टेंट, जिस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो और वो अनइंटेंशनल होता है, अनजाने में हो जाता है, इनएडवर्टेंट होता है वो, ठीक है। तो अनइंटेंशनल, डन बाय मिस्टेक और विदाउट अटेंशन, अनजाने में किया गया चीज, असावधानतावश किया हुआ चीज होता है इनएडवर्टेंट। आप उसको एडवर्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बिना ध्यान से किया गया चीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका इनकरेक्ट स्पेलिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो, और वो है इनएडवर्टेंट, TENT होता है, ठीक है। जैसे आप यहां देख रहे हो इनएडवर्टेंट, ना कि टैंट, ठीक है। ये हो गया सही आंसर। नेक्स्ट है, आपको इसमें करेक्ट स्पेलिंग को फाइंड आउट करना है। करेक्ट स्पेलिंग, ये वर्ड है रीबियरिंग, मेटामॉर्फिक टेक्सचर वर्ड। अगेन इन सब में ना आपका लक का तो खैर खेल है ही, बट अगर थोड़ा बहुत अगर आप रिस्क लेना ही चाहते हो, वाइल्ड गेसिंग करना ही चाहते हो, तो आप सबसे पहले इन दोनों में सब में ना सब कॉमन चीज देख लो आप। ब्लास्टिक, 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 ये पोर्शन सब में रहेगा। प्रो, पॉर, 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 तो पॉर सबसे ज्यादा है, प्रो वाला होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो क्योंकि ये प्लास्टिक का स्पेलिंग ये लास्ट में ऐसा हो जा रहा है, तो ये तो नहीं जाएगा, ठीक है। और पॉर ये जा सकता है, दूसरा ये दो जा सकता है। और नेक्स्ट फायरो और FYRO, अगेन PHYRO, फायरो का स्पेलिंग ये ज्यादा करेक्ट जाता है। तो एलिमिनेट करके और गेस करके अगर मैं मुझे बनाना हो तो मैं इसको टिक कर सकता हूं, अगेन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, बट अगेन ये गारंटीड नहीं है, तो ठीक है, इसका मैं रिस्क नहीं ले रहा हूं, आप अपने ऊपर है, सवारी सामान के खुद जिम्मेदार हैं, तो ये रिस्क की चीज हो जाएगा, ठीक है। बोलना आसान है आई नो, बट एग्जाम में यही सब चीज टफ लगने लग जाता है। बट अब यहाँ पे बैठ के तो हम लोग बड़ी बातें कर ही सकते हैं। एनीवेज ये है वर्ड, ठीक है। तो फायरो का स्पेलिंग होता है, इसका मतलब लार्ज, बड़े बड़े क्रिस्टल, और ब्लास्ट मतलब कि जर्म, फ्लोटिंग क्रिस्टल को बोलते हैं, और आईसी किसी एडजेक्टिव के लिए लग जाता है, तो इसका सही मीनिंग हो गया है, ठीक है। तो फायरो ब्लास्टिक और फायरो ब्लास्टिक इसका हो गया। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा जिसमें कि रूल कौन करते हैं, नियम कौन चालू करते हैं, राज कौन किसका चलता है। यहाँ पे अमीरों का राज चलता है, अमीरों का राज चलता है, ऐसे तो हर जगह चलता है, बट यहाँ पे लिटरली यहाँ पे अमीर लोग ही बैठते हैं, वही शासन करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं। अगेन इसमें क्रेसी क्रेसी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जो चीज है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखे होंगे अभी तक, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, किरण पब्लिकेशंस के बुक सॉल्व कर रहे होंगे, MB पब्लिकेशन सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स बहुत सारे मिल गए होंगे। और अगेन ये हमने अपने प्लेलिस्ट में भी बना रखा है, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज में इसको जाकर के देख सकते हो। तो क्रेसी का मतलब होता है शासन, सबसे पहले ये जान जाओ। जितने भी वर्ड्स है ना, सब में क्रेसी या तो आर्की आएगा, और आर्की का मतलब यही हो गया रूल, और क्रेसी का मतलब शासन, ठीक है। तो सारे वर्ड क्रेसी या तो आर्की से रिलेटेड होंगे, और इसको एक बार तो आई थिंक सभी सीरियस एस्पिरेंट ने तो देख ही लिया होगा। तो एक बार देखते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने अपने चैनल में इसका ये पूरा इमेज के थ्रू भी समझा रखा है। मोनार्की एक आदमी का रूल,
ओलिगार्की, यहाँ पे कुछ लोग, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, कुछ लोग। एनार्की, नो आर्की, यहाँ पे कोई शासन करने वाला नहीं है। हायरार्की, हायरार्की मतलब एक ऑर्डर रहता है कि रैंक के सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलता है, ऊंचे रैंक नीचे रैंक। और पोलीआर्की बहुत सारे लोग का शासन चलता है। टेट्राआर्की में 4 लोग का चलता है। पैट्रियार्की एक ऐसा सोसाइटी जहां में पिता का ज्यादा दबदबा होता है, पुरुषों प्रधान सोसाइटी। और इसका होता है मेट्रियार्की, यहाँ पे औरत प्रधान सोसाइटी, औरतें यहाँ पे डिसीजन लेती है। स्टेटार्की, यहाँ पे आर्मी का डिसीजन चलता है। एनार्की तो हमने पहले देख रखा है। वैसे ही क्रेसी से रिलेटेड वर्ड्स है। अगेन ये क्रेसी जैसे कि डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी में लोगों का तंत्र चलता है, लोगों का शासन चलता है। और ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स है। जेरांटोक्रेसी में बूढ़े लोग करते हैं। प्लूटोक्रेसी में वेल्दी और अमीर लोग करते हैं। मेरिटोक्रेसी में जो मेरिट डिजर्व करता है, टैलेंटेड जो लोग होते हैं वो लोग करते हैं शासन। ऑटोक्रेसी में एक आदमी अकेला पूरा संभालता है, वो ऑटोक्रेट या फिर डिक्टेटर होता है। एरिस्टोक्रेसी में यहाँ पे नोबल लोग, जो ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं, वो कुलीन वर्ग के लोग, वो लोग करते हैं। थियोक्रेसी में भगवान का शासन चलता है, भगवान के अकॉर्डिंगली रूल होता है। और मेरिटोक्रेसी हमने देख लिया, रिपीट हो गया है। तो ये सारे जो वर्ड्स थे ये हमने देखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आइडियोक्रेसी में क्या होता है? सेल्फ। इडियोक्रेसी, इडियोक्रेसी, आइडियो नहीं है, इडियट, इडियट्स लोग यहाँ पे गवर्न करते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स है, इसको आप देख सकते हो। और अपना क्वेश्चन पे आते हैं। पहले सबसे पहले तो एरिस्टोक्रेसी, और ये जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं यानी कि ऊंचे वर्ग के, कुलीन वर्ग के लोग जो होते हैं वो लोग शासन करते हैं। अगेन हमेशा से ऐसा चलते आया है, यूरोपियन कंट्रीज में भी ऐसा चला था बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की एक कहानी भी है। ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स नोबल क्लास के लोग रूल करते हैं। अगेन ओलिगार्की में एक छोटा सा ग्रुप रहेगा, छोटा ग्रुप, ओलिगो ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, उन लोग ही पूरा शासन करते हैं, सभी चीज माफियाज की तरह कंट्रोल करते हैं। और वही प्लूटोक्रेसी में प्लूटो यानी कि अमीर, अमीर लोग यहाँ पे गवर्न करते हैं, जिसके पास पैसा उसी के बाद सुना जाता है। तो गवर्नमेंट बाय वेल्दी, ये सारे हैं। और ये सारे ऑप्शंस हो गए हमारे। तो ऐसा सिस्टम जहां पे वेल्दी, और वेल्दी के लिए क्या था? प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटोक्रेसी इसका सही आंसर है, आंसर है सी। ओके, तो इससे रिलेटेड और भी हो सकता है अगले बार अरिस्टोक्रेसी से पूछ दे, कुछ पूछ दे। अरिस्टोक्रेसी इनफैक्ट है भी बहुत फेवरेट वर्ड, उससे भी पूछ सकता है। आप ये देख सकते हो। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट अब ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस है, रूल बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहला, ओनली आफ्टर अ डिकेड ऑफ फील्ड वर्क डैश फुल्ली ग्रास्प द डायलेक्ट्स नुआंसेस। बहुत डिकेड्स तक फील्ड वर्क करने के बाद ही उसको ये ग्रास्प पाया, समझ पाया, उस चीज को ग्रैब कर पा रहा है, जो डायलेक्ट, लैंग्वेज के डायलेक्ट्स है उसके नुआंसेस, छोटे छोटे डिटेल्स को। तो शी हैड, डिड सी, हैड सी, शी डिड। ठीक है, तो इसमें पहले एक बार आप ये जान लो कि रूल ऐसा बोलता है कि व्हेन ओनली, जब भी ओनली प्लस टाइम, प्लेस, कंडीशन से फ्रेजेस शुरू होता है, तब क्या होता है? इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्जन हमने प्रीवियस सेट्स में भी देखा था। इन्वर्जन में क्या आता है? वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। और नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में होता है। तो इन्वर्जन में देखो ये सारे जो वर्ड्स हो गए, ओनली आफ्टर, ओनली व्हेन, ओनली देन, ओनली लेटर, ओनली बाय, ओनली इफ, इससे अगर शुरुआत हो रहा होगा सेंटेंस, तो अगेन वर्ब पहले, हेल्पिंग वर्ब ऑफन, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, और उसके बाद में मेन वर्ब आपको आता हुआ दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ओनली आफ्टर, नॉर्मल सेंटेंस में हम बोलते हैं ही अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ओनली आफ्टर प्रैक्टिस। लेकिन हम लोग अगर इसको इन्वर्जन में देखें, ओनली आफ्टर प्रैक्टिस डिड ही, सब्जेक्ट बाद में, हेल्पिंग वर्ब पहले, और अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया मेन वर्ब। ठीक है, तो ये नॉर्मल सेंटेंस था और ये अपना इन्वर्जन वाला सेंटेंस हो गया। ओके, तो ही अंडरस्टूड, सब्जेक्ट वर्ब, ऐसा आ रहा था कि नॉर्मल सेंटेंस और इन्वर्जन में उल्टा हो जाता है। वैसे ओनली व्हेन द टीचर एक्सप्लेन्ड इट ट्वाइस डिड द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। तो डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब, द स्टूडेंट्स हो गया नाउन, सब्जेक्ट, और ये हो गया मेन वर्ब। चलो ठीक है, द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द रूल ओनली व्हेन द टीचर्स एक्सप्लेन्ड इट ट्वाइस। ओनली लेटर डिड शी डिस्कवर द ट्रूथ। तो अगेन ओनली लेटर डिड शी, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ये मेन, ये हेल्पिंग। और वैसे शी डिस्कवर्ड, तो यहां हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। तो इस तरह से नॉर्मल चलता है और इन्वर्जन में उल्टा चलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाने लगे आजकल। मैंने अभी तक 4 सेट्स पढ़ाए हैं, उसमें 3 में तो इन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो आप समझ लो कि आजकल का ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, इन्वर्जन। तो 3-4 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो बाकी सब भी आप मेरे चैनल में जाके विजिट करो और इसको सॉल्व करो। तो और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू कैन क्रैक CGL एग्जाम ओनली बाय हार्ड वर्क। ठीक है, बट ओनली बाय हार्ड वर्क कैन यू क्रैक। कैन यानी कि हेल्पिंग वर्ब, यू यानी सब्जेक्ट, और क्रैक ऐसे करके बाद में। सारे सेंटेंसेस को वीडियो पॉज करके पढ़ो और एक बार अपने कॉन्सेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था इसका। तो ओनली आफ्टर अ डिकेड ऑफ फील्ड वर्क
डैश फुल्ली ग्रास्प द डायलेक्ट्स न्यूआंसेस। तो शी हैड, इसमें क्या हो जा रहा है, सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, ये तो नहीं जाएगा। डिड सी जा सकता है, हैड सी और शी डिड, ये तो नहीं जाएगा। तो क्या होगा इसमें, डिड सी जाएगा। डिड शी फुल्ली ग्रास्प द डायलेक्ट्स नुआंसेस, तो इसके सही आंसर हो जाएगा डिड शी, इन्वर्जन जाएगा इसके साथ, ना कि अदरवाइज। चलो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रोफेसर्स रिमार्क वे सो डेंस विद जार्गन दैट दे बॉर्डर्ड ऑन डैश। तो सबसे पहले जार्गन का मतलब जान जाओ, और ये जार्गन अगेन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और जार्गन का मतलब होता है कोई टेक्निकल वर्ड्स जो कि एक प्रोफेशनल अपने काम में इस्तेमाल करता है, दैट इज जार्गन। ठीक है, कोई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज हो सकता है, कोई प्रोफेशनल रिलेटेड हो सकता है, कोई बायोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, कोई डॉक्टर उसको यूज कर सकता है, कोई रॉकेट साइंटिस्ट यूज कर सकता है। तो उसके जो फील्ड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उसको जार्गन बोलते हैं। तो दैट इज, ठीक है, तो जार्गन से इतना भरा हुआ था, सो डेंस विद जार्गन, इतना भरा हुआ था उसका रिमार्क कि आम इंसान उसको समझ नहीं पा रहा था। ठीक है, दैट दे बॉर्डर्ड ऑन क्या, बॉर्डर्ड ऑन क्या, ओपेसिटी, ओपेक, ओपेकस, ओपेलेसेंट। इसमें सारे के सारे जो हैं ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हालांकि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स का मतलब एक ही होता है, वो होता है धुंधला या फिर ओपेक, कोई चीज जिससे लाइट पास नहीं हो सकती है। तो एक बार इन सबका मीनिंग हम जानते हैं, फिर देखते हैं। सबसे पहला है ओपेसिटी। और ओपेसिटी एक ऐसा गुण होता है, एक ऐसा नाउन है जिसका मतलब होता है क्लैरिटी या फिर स्पष्टता की कमी हो किसी चीज में। जैसे कि ये ओपेशियस है, इसके आसपास हम चेहरा नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये ओपेशियस है, और ओपेशियस का उल्टा होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो समझने में कठिनता आएगी, तो ओपेशियस होगा। और ओपेक एक एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, ओपेसिटी क्या था, नाउन, ये बन गया एडजेक्टिव। इसलिए मैंने बोला ना कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें हमें सही पार्ट्स ऑफ स्पीच को पुट करना है। तो ओपेक एडजेक्टिव, नॉट क्लियर, नॉट ट्रांसपेरेंट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे कि द रूल्स वेर रिटन इन सच ओपेक लैंग्वेज दैट इवन टॉपर्स आर गॉट कंफ्यूज। और नेक्स्ट है ओपेलेसेंट। और ओपेलेसेंट का अगेन मतलब होता है कोई ऐसा चीज जो कि कलर बदलता है। तो ये आप देख रहे हो ओपेलेसेंट, रेनबो के जैसा, और ये कलर बदलने वाला पदार्थ। तो ऑयल ऑन द रेनी रोड हैड एन ओपेलेसेंट शाइन। ठीक है, कलर बदलने वाला। और वहीं ओपेकस का मतलब होता है डार्क शेडेड, शैडोई, नॉट लेटिंग, जिससे लाइट आस पास नहीं हो सकता। तो अंधेरा छायादार जैसा ओपेकस होता है। तो अगेन तीन ओपेसिटी, तीन एडजेक्टिव और एक नाउन मिल गया। और इसका सही आंसर क्या जाएगा, एक बार आप रीड करो। जार्गन से भरा हुआ था, और इसमें सही दैट द बॉर्डर ऑन ओपेसिटी, यहां बॉर्डर ऑन के बाद एक नाउन आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे ओपेसिटी का यूज करेंगे। एक एडजेक्टिव इसके बाद कतई नहीं आएगा। तो ये ओपेसिटी के आसपास था, ना कि ओपेक के आसपास था। एडजेक्टिव कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे देखो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन किसके पहले लगता है, प्रीपोजिशन एक नाउन के पहले लगता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप लगा सकते हो कि यहाँ पे हम ओपेसिटी का इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट। हर रिबटल थ्रू दो इलोक्वेंट failed to dash the central issue raised by the opposition। उसका रिबट करना मतलब होता है किसी चीज को रिफ्यूज करना, उसको काउंटर करना, मना कर देना, इनकार करना, खंडन कर देना। और वही दो इलोक्वेंट, दो बहुत ही अच्छे भाषा में, क्लियरली स्पष्ट भाषा में प्रेजेंट किया गया था, लेकिन फिर भी जो सेंट्रल इशू जो रेज किया गया ऑपोजिशन के द्वारा, उसको वो एड्रेस नहीं कर पाया। ऑल्दो बहुत अच्छे भाषा में उसने मना किया, इनकार किया, बहुत अच्छे लैंग्वेज का यूज किया, बट स्टिल ऑपोजिशन उससे कन्विंस नहीं हो पाया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फेल टू डैश द सेंट्रल इशू। तो क्या एड्रेस कर पा रहा है, डाइग्रेस मतलब किसी चीज से भटक जाना, सरकमवेंट किसी को आर पार कर देना, किसी को ऐसे करके सरकम करके गोल से इग्नोर करते हुए निकल जाना, और एल्यूड का मतलब भी बच के निकल जाना। तो एक बार हम चारों को देखते हैं। एड्रेस करने का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट से, किसी टॉपिक से डील करना, डायरेक्टली अटेंशन देना उसके प्रति, और उस मुद्दे की बात करना, समाधान निकालना। और वही डाइग्रेस, ठीक है, डाइग्रेस का मतलब होता है किसी चीज, किसी मेन मुद्दे से भटक के आगे निकल जाना, मुख्य विषय से भटक जाना, होता है डाइग्रेस कर देना। और तीसरा है सरकमवेंट करना। सरकम का मतलब अराउंड, किसी चीज के अराउंड वेंट करके निकल जाना, तो चतुराई से बचकर निकल जाना या फिर टालना। और वही एल्यूड का मतलब होता है एस्केप करना, अवॉइड करना, या फिर फेल टू अंडरस्टैंड करना। अगर आप समझने में असक्षम होते हो तो आप एल्यूड कर रहे हो। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे सही आंसर जाएगा हिज रिबटल। ऑल्दो बहुत इलोक्वेंट था, बट वो एड्रेस नहीं कर पा रहा था, अपने मेन मुद्दे को एड्रेस नहीं कर पा रहा था, जो उसको बोला गया है उसी को एड्रेस नहीं कर पा रहा है, उससे डील नहीं कर पा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ए, दैट इज एड्रेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफॉर्म्स बीइंग रिकमेंडेड बाय द पैनल आर नॉट ओनली इंटेंडेड टू स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस बट also addressing the asymmetries in resource allocation that have long plagued
rural distress. तो reform, although recommended by panel, being recommended by panel reforms recommend क्या are not only intended to streamline administrative function, जो administrative function है उसको एक सही लाइन में लाना है, but also addressing the asymmetries. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे पैरेललिज्म का प्रॉब्लम है। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, नॉट ओनली एक्स बट ऑल्सो वाई, इसमें दोनों चीज को पैरेलल होने की जरूरत है। जैसे कि शी लाइक्स नॉट ओनली क्रिकेट, ना उसको क्रिकेट सिर्फ पसंद है बल्कि प्लेइंग फुटबॉल, क्या उसको फुटबॉल खेलना पसंद है। आप इस चीज को गौर करो, हिंदी में देखो कि ना उसको क्रिकेट पसंद है बल्कि उसे फुटबॉल खेलना पसंद है। एक तरफ क्रिकेट एक चीज उसको पसंद नहीं है और दूसरी तरफ फुटबॉल खेलना एक काम उसको पसंद नहीं है। तो एक नाउन का तुलना वर्ब के साथ कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो क्रिकेट यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे प्लेइंग फुटबॉल जो कि एक वर्ब है, ठीक है, जेरंड आप बोल सकते हो, ठीक है, फुटबॉल खेलना उसे पसंद नहीं है। तो आप वर्ब और नाउन की तुलना नहीं कर सकते। आप नाउन और नाउन, वर्ब और वर्ब, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडवर्ब, दोनों बराबर की चीज को तुलना कर सकते हो। तो ही लाइक्स नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल लिखना पड़ेगा, खेलना नहीं, सिर्फ फुटबॉल। क्रिकेट का तुलना फुटबॉल से होगा, खेलना का तुलना सोने से हो सकता है। ओके, वैसे ही शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है बट ऑल्सो स्टडीज हार्ड, वो स्टडी हार्ड करती है नहीं। यहाँ पे एक गुण का यानी कि एक एडजेक्टिव का तुलना उसके काम से कैसे हो सकता है? एडजेक्टिव का तुलना एडजेक्टिव से होगा। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट के साथ हार्ड वर्किंग होगा। तो ये एक गुण हो गया एडजेक्टिव और ये एक गुण हो जाएगा एडजेक्टिव। तो इसको हम लोग सही करेंगे। तो ये होता है पैरेललिज्म, यानी कि पैरेलल, बराबर में रखना होता है बराबर के औहदे की चीजों को। तो रोहन वांट्स नॉट ओनली टू पास द एग्जाम बट ऑल्सो गेटिंग गुड मार्क्स। तो टू पास और यहाँ पे टू गेट गुड मार्क्स होना चाहिए, गेटिंग नहीं होगा। ये जेरेंड हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव एक साथ होना चाहिए। ये इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव के साथ इन्फिनेटिव का कंपैरिजन होगा, ना कि जेरेंड। तो ये है पैरेललिज्म, जो कि हमने फर्स्ट सेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया था। तो उसको भी आप जरूर से देख लेना। तो ये अदर एग्जांपल्स है, वीडियो को पॉज करके देखो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, तो एक बार इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं कि द रिफॉर्म रिकमेंडेड बाय द पैनल are not only intended to streamline administrative functions but also addressing नहीं होगा, यहां पे होगा address। क्या? address करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे है इंफिनिटिव। इंफिनिटिव में क्या होता है? टू प्लस वर्ब होता है ना। तो ये हो गया टू स्ट्रीमलाइन का तुलना होना चाहिए टू एड्रेस से, टू प्लस एड्रेस। तो ये इसका सही आंसर होगा टू एड्रेस, ना कि सिर्फ एड्रेस। तो इस तरह से हम लोग बराबर की चीजों को कंपेयर करते हैं। आई होप आप सबको इस लेवल के क्वेश्चंस बनाने में मजा आ रहा होगा और प्लीज इन सबको पॉज करके सॉल्व जरूर करना, सो दैट इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको इस एग्जाम में मिल जाए तो आप उसको तोड़ फोड़ सको। ओके, चलो नेक्स्ट। व्हाट द कमिटी फेल्ड टू डेलिबरेट ऑन एडिक्वेटली वर नॉट द पॉलिसीज ऑब्जेक्ट देमसेल्व्स बट पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस इट माइट हैव had if implemented without broader consequences। अगेन ये वही वाला क्वेश्चन है, व्हाट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। अगेन इसको हम लोग फर्स्ट या फिर सेकंड सेट्स में देख चुके हैं। तो एक बार फिर से गौर करो कि व्हाट क्लॉज जब भी सब्जेक्ट होगा, व्हाट, ठीक है, व्हाट से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, इस खेल को मैं समझाता हूं एग्जाम्पल्स के थ्रू। चलो, व्हाट ही वांटेड, ठीक है, व्हाट ही वांटेड, क्या वो चाहता था, वाज नॉट मनी बट रिस्पेक्ट, उसको पैसा चाहिए था। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे व्हाट द कमिटी फेल्ड टू डिस्कस, ये तो एक्स्ट्रा आ गया। व्हाट द कमिटी फेल्ड, क्या चीज, वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव बट द इम्पैक्ट। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट ये एक सिंगल सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, तो इसका तुलना हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सो इट जनरली टेक्स सिंगुलर वर्ब्स अपने साथ। और वही व्हाट द टीचर एक्सप्लेन्ड, क्या टीचर एक्सप्लेन करता है, was not the answer but the method। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्लॉज एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा। और वैसे what the student needed was not punishment but guidance। अगेन पूरा पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट बन जा रहा है और ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेके जाएगा, कभी भी एक प्लूरल वर्ब अपने साथ नहीं लेके जाने वाला है। जैसे कि what he said were important, ना 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 ना, what he said was important। what the students needed were guidance, नहीं, what the student needed was guidance। और वैसे what the government ignored were the consequences, नहीं, what the government ignored was the consequences। इसका सही आंसर इस तरह से जाएगा। तो एक बार इसको अटेम्प्ट करते हैं। what the committee failed to deliberate on adequately were not नहीं होगा, यहां पे होगा was not।
तो ये है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो पहले के टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टाइप के एरर और प्रोनाउंस से रिलेटेड एरर, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस पूछते थे। लेकिन अब जो क्वेश्चंस पूछने जाने लगे हैं इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेवल अच्छा होने का बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप के क्वेश्चंस बनाओ, इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है, तब जाके आप कॉन्फिडेंटली इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। एक बार जान जाओ उसके बाद ये सब एग्जाम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और सिर्फ इंग्लिश पेपर के बेसिस पे आप बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो। स्पेशली सीजीएल तो एकदम मेन पेपर है, सबसे ज्यादा वेटेज है, तो जितना इंपॉर्टेंस दे उतना कम है। बहुत अच्छी खासी इन नौकरी आप पा सकते हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो, एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हो, डबल AO बन सकते हो। तो खैर अपनी और अपने पूरे फैमिली की लाइफ सेट कर सकते हो। एनीवेज चलो नेक्स्ट, ये हो गया हमारा क्वेश्चंस। अब 87 आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता था, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना देते थे, बाई लगा देते और वर्ब को V3 कर देते थे, और जो भी पैसिव का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते थे। ये 4 रूल्स है, बस ये हमने ऑलरेडी देख लिया है पहले वीडियो में डिटेल में। चलो, द लैबोरेटरी वाज डबल चेक, द लैबोरेटरी विल हैव डबल चेक द रीजन बाय लॉ। तो सबसे बेस्ट होता है सबसे पहले तो वर्ब को पकड़ा करो, वर्ब पकड़ो और उसके अकॉर्डिंगली देखो, ठीक है। बाय डॉन, बाय डॉन द लैबोरेटरी विल हैव, इसमें हम लोग को बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग चेंज एक्टिव से पैसिव। चलो, द रीजन्स हैव बीन, विल हैव है ना, तो हैव बीन डबल चेक्ड बाय ना, विल हैव बीन डबल चेक्ड हो सकता है, विल बी नहीं, वुड हैव बीन पास्ट टेंस में तो नहीं बदलेंगे, वुड हैव बीन तो नहीं बदलेंगे, विल हैव बीन पॉसिबल है, विल बी नहीं होगा, हैव कहां चला गया, हम लोग V3 में बनाएंगे ना, तो उसमें हैव तो लगना बहुत जरूरी है, तो हैव बीन यहां पे सिर्फ हैव बीन नहीं होगा, तो सही आंसर होगा बी, ठीक है, विल हैव बीन, विल हैव बीन, वुड नहीं होगा, और सही आंसर होगा बी, यस। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट बोल रहा है सेलेक्ट द सेंटेंस कंटेनिंग द होमोनिम्स, हमें पहचानना है। अगेन होमोनिम्स जब भी हम सॉल्व करते हैं तो अगेन ये थोड़ा सा लक का खेल हो जाता है। आपके लक में अच्छी सिंपल वर्ड्स मिल गए तो बहुत ही अच्छा, वरना थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। यहां पे हमें 4 सेंटेंस दे रहे हैं। द फैन रेजिस्टेड ऑन द पोप्स शोल्डर ड्यूरिंग द मास, द थियोलॉजियंस लेक्चर्ड ऑन द फैनस ओरिजिन इन रोम, द टेलर स्टिच्ड द edge of the Fanon carefully, the critic analyzed Fanon's theory of post-colonial identity versus the cardinal wore the Fanon over his chasuble। तो इन सब में सबसे पहले तो इसका हम सेंटेंस का मतलब जानने की कोशिश करते हैं। पहला बोला फैनन रेस्टेड ऑन द पोप्स शोल्डर ड्यूरिंग द मास। तो फैनन क्या होता है ये देखो, ये जो पोप जो कंधे पे ये ऐसा ड्रेस जैसा पहने कपड़ा का टुकड़ा, इसको फैनन बोलते हैं, ठीक है। और वही और दूसरी बात, ये आउटर चर्च रोब जो है इसको हम लोग बोलते हैं चॉजबल, और मास का मतलब ये जो चर्च की सर्विस जो एक उसको बोलेंगे। और दूसरे फैनन एक राइटर का भी नाम था, एक थिंकर का नाम था, एक रिवॉल्यूशनिस्ट था ये, ठीक है, रेजिस्टेंस मूवमेंट के टाइम में लिखते थे, ठीक है, ज्ञानी थे बेसिकली। तो इस जितने भी सेंटेंस है ना सब में फैनन का मतलब इस कपड़े के टुकड़े से रिलेटेड हो रहा है। यहाँ पे उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे एक स्टिच कर रहा है, यहाँ उसका हिस्ट्री बताया जा रहा है, यहाँ पे उसके कंधे पे रख रहा है पोप के, वही सब चीज बोला जा रहा है। बस फोर्थ वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि फैनन जो राइटर है उसके बारे में बता रहा है कि जो क्रिटिक क्या कर रहा है, फैनन की थ्योरी को एनालाइज कर रहा है, बस इतना बोला जा रहा है। बाकी सब में सिमिलर है, तो ये सिर्फ एक ऑड वन आउट हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे फैनन, द फ्रांस फैनन की बात हो रही है, ना कि कंधे पे पहनने वाले फैनन, तो आनंद फानन, ठीक है। चलो, तो ये मीनिंग था। अब हम आते हैं, अब इसमें हम लोग एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो रेयर मिनरल्स आर नोन टू हैव बीन सीक्रेटली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द साइट बाय अनऑथराइज्ड वर्कर्स बिफोर द इंस्पेक्शन। तो सबसे पहले देख लो सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो अभी ये पैसिव में है ना, तो इसमें जो अनऑथराइज्ड वर्कर्स है ये यहाँ के सब्जेक्ट बन जाएंगे एक्टिव के, और वहां पे रेयर मिनरल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलो, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि किसमें किसमें अनऑथराइज्ड वर्कर्स सब्जेक्ट बन रहे हैं। मिनरल्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड नहीं होगा, अनऑथराइज्ड वर्कर्स आर नोन टू, यहाँ पे क्या है, आर नोन टू हैव बीन, आर नोन टू हैव बीन, ठीक है। तो यहाँ पे हैव होना चाहिए हम लोग का एक्टिव, तो हैव है यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे वॉज यूज हो रहा है तो ये तो नहीं जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ एक्सट्रैक्टेड बोल रहा है तो ये भी नहीं जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक लगा के और थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको हम लोग 5-10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 89 का सी, ठीक है, क्योंकि हैव बीन तो पैसिव में बदल जाता है ना, इसको एक्टिव में बदल देंगे हम लोग तो सिर्फ हैव लगा देते हैं। अगेन इन सब के बारे में जो डिटेल्ड चीजें हैं हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में और फर्स्ट वीडियो में काफी अच्छे से देख रखी है, ठीक है। और इसका एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है,
लेट मी सी, इस वीडियो में नहीं है, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो, पूरा चार्ट मैंने लगा दिया है उसमें और उससे आप एक डिटेल स्टडी कर सकते हो। खैर चलो अब हम आते हैं आज के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि होता क्या है ना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऑल्दो थोड़े से वर्ड्स अच्छे खासे भारी भरकम मिल जाते हैं, बट जब हम सॉल्व करने जाते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का लेवल बहुत सिंपल रहता है। तो हम लोग इसको इतना दिमाग लगाने से अच्छा है ना कि एक बार ऊपर ऊपर से देख ले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ऊपर ऊपर से कि क्या क्या पूछा जा रहा है। पहला, हाउ डज द फ्रेज नॉइंग रेजोनेंस इन द पैसेज मोस्ट लाइकली रिफर टू। नॉइंग रेजोनेंस का मतलब क्या पूछ रहा है। आगे, हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब मीरा का साइकोलॉजिकल डिक्लाइन के बारे में पूछ रहा है। और वही नेक्स्ट पूछ रहा है, द कॉन्सेप्ट हेल्प मीरा बिगिन रिकवरिंग इमोशनली। क्या कॉन्सेप्ट से वो रिकवर करना स्टार्ट कर दी। और वही 93, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल थीम ऑफ द थीम पूछेगा। और वही व्हाट टोन ऑफ द ऑथर इन द एंड ऑफ द पैराग्राफ पूछ रहा है। एक बार इसको हम लोग रीड करते हैं। तो सबसे पहला, फॉर 17 year old मीरा, जो 17 साल की एक कैरेक्टर है इसमें, मीरा जो एडोलेसेंस वाज नॉट merely a phase of hormonal transition and academic aspiration, it became an arena where the perception and self-worth collided with the insidious इंटेंसिटी। तो इंसीडियस का मतलब होता है वो ऐसा चीज जो आपको धीरे धीरे करके अंदर ही अंदर खा रहा होता है, खत्म कर रहा होता है, ठीक है, हार्म कर रहा होता है बेसिकली। तो एक 17 साल की जो मीरा है उसके लिए एडोलेसेंस का जो एज है ना सिर्फ एक हार्मोनल ट्रांजिशन का फेज है, बट एकेडमिक एस्पिरेशन भी साथ में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। एक ऐसा अरीना यानी कि ऐसा युद्ध क्षेत्र बन गया जहां पे उसका परसेप्शन और सेल्फ वर्थ, परसेप्शन मतलब उसको खुद को देखने का नजरिया और अपने खुद का वर्थ को पहचानना, आपस में वो ये कोलाइड कर रहा है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरा क्या एक्चुअल वर्थ है, और उसका खुद को देखने का नजरिया भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होते जा रहा है। तो एक एज ही ऐसा होता है इन यहाँ पे इंसीडियस इंटेंसिटी, बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ ये चीज हो रहा है। और वही, इन अ वर्ल्ड सैचुरेटेड विद क्यूरेटेड डिजिटल एस्थेटिक्स एंड एल्गोरिथम ड्रिवन ब्यूटी हायरार्कीज, मीराज ओन रिफ्लेक्शन बिगैन टू फील लेस लाइक ट्रूथ एंड मोर लाइक बिट्रेयल। देखो इसमें हो क्या रहा है ना कि एक आज ऐसा दुनिया चल रहा है जहां पे हम लोग क्यूरेटेड डिजिटल एस्थेटिक्स है, मतलब कि जो डिजिटल मीडिया पे, जो सोशल मीडिया पे हम लोग को जो खूबसूरती दिखाई जा रही है, पहली बात तो वो क्यूरेटेड है यानी कि बनावटी है, क्योंकि फिल्टर्स एंड सब चीज, बहुत सारी चीज, कैमरा, अच्छी कैमरा, फिल्टर्स, इस सब की मदद से हम अपने आप को डिस्टॉर्ट करके बनाते हैं और एआई के यूज करके और भी थोड़े अलग फीचर्स दिखा देते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं पता है कि जितना भी आज के टाइम में जो एल्गोरिदम ड्रिवन ब्यूटी हायरार्की मतलब ऑर्डर, तो एल्गोरिदम, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सब एक हायरार्की सेट कर रहा है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बॉडी टाइप या फिर एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लुक ही ब्यूटीफुल है और जो नॉर्मल है वो नहीं है, क्योंकि एक तरह के प्रोफाइल को ज्यादा प्रमोट किया जाता है कि हाँ ये इस टाइप से डिस्प्ले कर रहे हैं, जो ज्यादा रिवील कर रहे हैं उसको ज्यादा प्रमोट करते हैं ये सब प्लेटफॉर्म अपने आप। तो इसके कारण क्या होता है, बच्चे या फिर स्पेशली एडोलेसेंट के लोग अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं कि एम आई गुड इनफ और नॉट। तो यही बता रहा है इसमें कि मीराज ओन रिफ्लेक्शन बिगैन टू फील लेस लाइक ट्रूथ। अब क्योंकि उसको अपने सच्चाई के ऊपर डाउट होने लग गया, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे तो अपने आप को खूबसूरत पाती है, बट असली में जब अपने आप को देखती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो उसको लगता है कि मैं खुद के साथ बिट्रे कर रही हूं, धोखा दे रही हूं। तो एवरी स्क्रॉल थ्रू हर सोशल मीडिया फीड डीपेंड एंड नॉइंग डिसोनेंस, ठीक है। तो हर एक जो स्क्रॉल करके जा रही है ना, तो एक नॉइंग, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल डिसोनेंस यानी कि अलग फील हो रहा है उसको, ठीक है। ये अपने आप को बहुत अलग टाइप का फील कर रही हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बिटवीन हर ऑथेंटिक सेल्फ एंड इम्पॉसिबल सिलोहेट्स आइडलाइज्ड ऑनलाइन। तो इनमें बहुत ही बोलते हैं ना डिसोसिएशन है कि जो एक्चुअल में ऑथेंटिक वो है और एज कंपेयर टू जो अपने जो ऑनलाइन जो आइडलाइज करती है कि हाँ एक परफेक्ट ऐसा सिलोहेट्स में मेरे को बनना है, मुझे ऐसा बनना है, जो उसका बेसिकली फेक रियलिटी है जिसको आइडलाइज करती है। तो दिस वाज नॉट मियर teenage insecurity, it manifested as a systematic devolution of her physical self। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीनेज में जो नॉर्मल किसी को इनसिक्योरिटी होता है, ये धीरे धीरे करके अपने आप को डी वैल्यू करती जा रही है खुद को। तो ग्रेजुअली शी अडॉप्टेड प्यूनिटिव बिहेवियर, प्यूनिटिव यानी कि पनिशिंग, अपने आप को कैसे पनिश कर रही है। फूड बिकेम कंडीशनल, mirrors became adversaries and compliments transformed into cryptic reminders of inadequacy। तो फूड, खाना कम खाना स्टार्ट कर दी, हो सकता है अपने फिटनेस के लिए, डाइट के लिए, और दूसरी बात मिरर उसका दुश्मन बन गया, आईना उसका दुश्मन बन गया, और हर वो कमेंट उसको जो तारीफ के तौर पे, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे मिल रहा है और उसको याद दिला रहा है तुम इनएडिक्वेट हो, तुम पर्याप्त नहीं हो, क्योंकि उसको तो पता है कि जो भी मैं फोटो डाली हूं, जो भी मेरा ऑनलाइन इमेज है वो तो फेक है। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं ऑनलाइन तो अच्छी दिख रही हूँ और असलियत में मैं वो नहीं हूं, तो इसका मतलब मेरे में कमी है। तो इसको बार बार ऐसा रियलाइज करवाता है। तो द सटल डिसेंट इनटू डिस्मॉर्फिया, ये जो डिस्मॉर्फिया का मतलब होता है कि एक इंसान जो अपने बॉडी को हमेशा डाउन फील करता है, हमेशा एक्चुअल में ना हो फिर भी वो अपने आप को सोचता है कि मेरे मॉर्फ में, मेरे शेप में ये प्रॉब्लम है,
तो इसको बोलते हैं डिस्मॉर्फिया। दो सटल डिसेंट, जो लगातार डिसेंट हो रहा है छुप के, सटल का मतलब चुपचाप, ये जो डिसेंट हो रहा है, डाउन हो रहा है उसका डिस्मॉर्फिया का, वॉज नीदर लाउड नॉट लीनियर, ना ये वो लाउड था जो ना वो ऐसा था आउट, ऐसा क्लियर एंड लाउड नहीं था जिसको वो देख सकती है, और ना ही वो एक रेगुलर पैटर्न था। तो एकेडमिकली केपेबल एंड सोशल प्लेजेंट, मीरा वोर अ मास्क ऑफ नॉर्मलसी विद प्रेसिशन। तो एकेडमिकली वो बहुत अच्छी थी, केपेबल थी, बहुत समझदार थी, और सोशली बहुत प्रेजेंट थी, बहुत अच्छा वेल बिहेव थी, बट उसके बाद भी वो नॉर्मल होने का मास्क तो पहनती थी, बहुत ही सटीकता के साथ, प्रेसिशन के साथ, बट येट अंडरनीथ बीनीथ द प्रैक्टिस स्माइल, जो स्माइल के नीचे क्या छुपा है, एक क्वाइट इम्प्लोजन है, उसके नीचे बहुत कुछ छुपा है। शी बिगैन विथड्रॉइंग इमोशनली, वो इमोशनली पीछे अपने आप को खींच रही है, रेशनलाइजिंग हर डिस्ट्रेस एज वैनिटी एंड ट्रिविलाइजिंग हर वर्थ। अगेन इसमें वो डाउन जाते जा रही है। तो इन सब जितने भी सेंटेंसेस है, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगा के आप अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। आपको बेसिकली क्रक्स जानना है कि क्या है। अभी तक आपको समझ में आ जा रहा था कि एक टीनेजर गर्ल है, वो अपने आप में वो अपना जो सेल्फ वर्थ है उसको डाउन फील कर रही है, ऑनलाइन इमेज कुछ अलग है, और उसके कारण वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करती है, इनएडिक्वेट फील करती है। ठीक है, ये एज ही ऐसा है जब हार्मोनल चेंज आते हैं और लोग थोड़ा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं अपने आप को। तो बेसिकली ऐसा इसके साथ ट्रॉमेटिक सिचुएशन चल रहा है। द टर्निंग पॉइंट केम नॉट विद ड्रामा बट विद द साइलेंस, अ रिफ्यूजल टू ईट फॉर डेज। तो टर्निंग पॉइंट कब आने लगा? ड्रामेटिक कुछ भी नहीं हुआ, बस वो कई कई दिन तक खाना खाना बंद कर दी, विच लेड टू मेडिकल इंटरवेंशन। इसके कारण मेडिकल इंटरवेंशन ऑब्वियसली उसको लेना पड़ा। तो therapeutic engagement introduced her to the concept of self-image distortion and emotional scaffolding required to rebuild her fractured sense of identity। जब उसने थेरेपी लिया तब उसको पता चला कि ये जो सेल्फ इमेज डिस्टॉर्शन वो कर रही है अपने साथ, और उसको पता चला कि क्या इमोशनल जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके वजह से, ठीक है, तो सेंस ऑफ आइडेंटिटी लूज कर रही है। और थ्रू सस्टेन्ड काउंसलिंग, लगातार काउंसलिंग से क्या हो रहा है, मीरा डिसइंटेंगल्ड सोसाइटल इम्पोजिशन फ्रॉम इंट्रिंसिक वैल्यू। अब अपने आप को अलग कर पा रही है, डिसइंटेंगल, उस गुच्छे से निकाल पा रही है, किससे? थ्रू द सस्टेन्ड काउंसलिंग। जो सोसाइटल इम्पोजिशन है, जो सोसाइटी इम्पोज कर रहा है ब्यूटी का स्टैंडर्ड, उससे वो अपने आप को अलग कर पा रही है और इंट्रिंसिक वैल्यू को समझ पा रही है। She began to internalize that beauty is not a monolith dictated by culture, but a spectrum shaped by diversity। तो उसको अब समझ में आ रहा है कि ब्यूटी सिर्फ ये नहीं है कि एक मोनोलिथ, एक सर्टेन क्राइटेरिया होने पे ही इंसान ब्यूटीफुल होगा, बट एक्चुअल ब्यूटी है डाइवर्सिटी में। जो हम डाइवर्स है वही हमारी असली खूबसूरती है। ठीक है, हेल्थ एंड सेल्फ कंपैशन, अपने लिए भी कंपैशन होना जरूरी है। तो मीराज नैरेटिव इज नॉट अ सिंगुलर एनोमली बट अ mirror to a larger epidemic where the teenagers battle unspoken wars behind। तो मतलब ये मीरा का एग्जांपल सिर्फ एक अकेला एग्जांपल नहीं है दुनिया में, ये एक रिफ्लेक्शन है जो हजारों बच्चे अपने आप से जूझ रहे हैं डे टू डे। अनस्पोकन वॉर, जिसके बारे में वो लोग बताते भी नहीं है, बिहाइंड द डिजिटल फसाड्स, ये जो डिजिटल मुखौटा पहने हुए हैं, क्योंकि वो लोग ऑनलाइन एक इमेज मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे तो एक मुखौटा है ना, उनकी असलियत तो कुछ और है। तो इस बैटल से हर एक बच्चा आज के टाइम में जूझ रहा है। तो कंबैटिंग दिस रिक्वायर्स मोर देन एन अवेयरनेस, इसमें अवेयरनेस से भी कई ज्यादा होने की जरूरत है। इट कॉल्स फॉर क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी, empathetic environments and systematic redefinition of beauty norms that extends beyond superficial metrics। तो यहाँ पे मीडिया लिटरेसी की तो जरूरत है ही, उसके अलावा एम्पैथी चाहिए, फैमिली के थ्रू एम्पैथेटिक, फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से एम्पैथी चाहिए, लोगों को समझने वाले चाहिए, और एक सिस्टमेटिक रीडेफिनेशन कि ब्यूटी का जो स्टैंडर्ड्स है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक मोनोलिथ की तरह उसको हम लोग कर देंगे। ब्यूटी इज वेराइटी, अलग अलग चीज में ही खूबसूरती है। तो इस तरह से हमें पता चला कि एक टीनेजर के बारे में बात हो रहा है कि स्टार्टिंग में वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही है, फिर वो थेरेपी के लिए जाती है, फिर वो रीगेन करती है, और लास्ट में बताया जाता है कि इस एज के बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है और हमें क्या 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 चीज करने की जरूरत है। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द फ्रेज नॉइंग डिसोनेंस इन द पैसेज मोस्ट लाइकली रेफर्स टू। तो इसमें क्या होता है नॉइंग डिसोनेंस में? हर हंगर ड्यू टू स्किप्ड मील्स, भूख नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कंफ्लिक्ट बिटवीन हर इनर वर्थ एंड ऑनलाइन आइडियल्स, ये हो सकता है। हर डिसएग्रीमेंट विथ हर टीचर्स, तो बिल्कुल कहीं जिक्र ही नहीं है। हर डिटैचमेंट फ्रॉम द एकेडमिक प्रेशर नहीं है। तो सिंपल सा आंसर, अगर आपको कॉमन सेंस भी लगाना है, आपको दो ऑप्शंस के बीच में डिफरेंशिएट भी नहीं करना है, तो बस एलिमिनेट करके भी आंसर बी पे आ जाओगे। तो इसीलिए बोला कि बहुत ज्यादा सीरियसली पैराग्राफ को पढ़ के डीपली घुस के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत सुपरफिशियल लेवल पे। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब्स मीराज साइकोलॉजिकल डिक्लाइन।
क्या हो रहा था? क्या वो अचानक से था, अब्रप्ट था, कन्फ्रंटेशनल था? नहीं। इरेटिक एंड अटेंशन सीकिंग, अटेंशन तो नहीं चाहिए था। सटल एंड इनवर्डली डिस्ट्रक्टिव था। वोकल एंड रिबिलियस नहीं था। सी आंसर, आंसर सी है, मतलब वो चुपचाप से हो रहा था, धीरे धीरे करके, सटल छुपे हुए रूप में हो रहा था, अचानक से नहीं हो रहा था, उसका जो भी प्रॉब्लम था। और वहीं व्हाट कॉन्सेप्ट हेल्प मीरा बिगिन रिकवरिंग इमोशनली, कैसे वो वापस से रिकवर होना स्टार्ट कर दी? तो वो क्या होता, सोशली विड्रॉ कर रही थी? नहीं। बिहेवियरल कंडीशनिंग हो सकता है, सेल्फ इमेज डिस्टॉर्शन या नार्सिसिस्ट वैलिडेशन? नहीं। थ्रू सस्टेन्ड काउंसलिंग, इससे ऊपर है या थेरापेटिक engagement introduce her to the concept of self image distortion, इसके थ्रू वो समझ पाती है, and the emotional scaffolding required to rebuild her fractured sense of identity। तो सेल्फ इमेज को वो डिस्टॉर्ट करना, इससे सीख पाती है। ऑब्वियसली थेरेपी से इसको समझ में आता है, तो आंसर शुड बी बी, सेल्फ इमेज डिस्टॉर्शन। और वहीं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, क्या है इसका मेन थीम? द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर प्रेशर ऑन द टीन्स, ये हो सकता है। कॉस्मेटिक ब्यूटी नॉर्म्स एंड फैशन ट्रेंड्स? नहीं। हिडन साइकोलॉजिकल बैटल ड्यू टू डिजिटल एस्थेटिक्स? यस, ये हिडन है साइकोलॉजिकल बैटल। हमें लास्ट में मिला था कि लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा है कि ये जो चीज है, ये सिर्फ अकेले मीरा की बात नहीं है, ये और भी बहुत सारे बच्चे लोग जो फ्लॉलेस डिजिटल फसाड मुखौटा पहन के बैठे हैं और इस चीज से वो जूझ रहे हैं, तो इसके बारे में तो सही आंसर शुड बी द हिडन साइकोलॉजिकल बैटल ड्यू टू डिजिटल एस्थेटिक्स। यस, पीयर प्रेशर का कोई भी इसमें बात नहीं है। नेसेसिटी ऑफ एकेडमिक काउंसलिंग का कोई जिक्र नहीं है। और लास्ट है, टोन क्या है ऑथर का? क्या वो डिसमिसिव और आयरॉनिक है, या फिर रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल? क्रिटिसाइज कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है, डिटैच और न्यूट्रल भी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल, क्योंकि इसमें राइटर क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है और एक तरह से क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है कि इस प्रॉब्लम, आज के टाइम में ये जो प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन है। और लास्ट में शायद यहाँ पे कहीं पे रिफ्लेक्शन का भी जिक्र हुआ था कि वी शुड रिफ्लेक्ट ऑन दिस, द नैरेटिव इज नॉट सिंगुलर एनोमली बट अ मिरर टू द लार्जर एपिडेमिक वेयर द टीनेजर बैटल अनस्पोकन वो वॉज। तो खैर इसका सही हो जाएगा, और इसका सही आंसर होगा रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल, क्योंकि यहाँ पे डिसमिस नहीं कर रहा है। डिसमिस का मतलब क्या होता है? जब कोई राइटर किसी चीज को कंप्लीटली खंडन करके मजाक उड़ा रहा होता है, आयरॉनिक बता रहा होता है, तो इसका वो मीनिंग हो जाता है। बट इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है और क्रिटिकली उसको एनालाइज कर रहा है, तो इसका सही आंसर रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल हो जाएगा। एनीवेज, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। ये सारे वर्ड्स है, आप इसको पॉज करके देख सकते हो, या फिर आप इसको पीडीएफ में भी आप पा सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सजेस्टेड दैट ही गोज टू डॉक्टर इमीडिएटली। इनसे रिलेटेड अगेन हमने क्वेश्चन पहले बनाया है कि जब भी सजेस्ट, डिमांड, रिकमेंड, नेसेसिटी या फिर इमेजिनरी सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इनफैक्ट प्रीवियस सेट में ही देखा था कि इंसिस्ट, सजेस्ट, डिमांड, रिकमेंड, प्रपोज, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस, ऐसे कुछ रहेंगे ना सर, जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे, तो इसके बाद दैट का इस्तेमाल होगा, और जो वर्ब आएगा वो वर्ब होगा बेस फॉर्म में, उसमें और भी कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखो, शी इंसिस्टेड क्या? शी इंसिस्टेड दैट आई टेक द मेडिसिन, ऐसा नहीं कि आई शुड टेक द मेडिसिन, आप डायरेक्टली आई टेक द मेडिसिन लिखोगे, ठीक है। वैसे द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट ही रेस्ट फॉर 2 days, ना कि रेस्ट। ही देख के ये नहीं कि रेस्ट लगा दी, ही सी इट देख के। और वैसे द टीचर सजेस्टेड दैट द स्टूडेंट्स सबमिट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नो चेंज। वैसे मैनेजर डिमांडेड दैट द रिपोर्ट बी कंप्लीटेड, और वैसे ही द प्रिंसिपल एडवाइस दैट एवरी स्टूडेंट्स वियर द स्कूल इन्फॉर्मेशन यूनिफॉर्म। तो ये जितने भी वर्ड्स है, इंसिस्ट, सजेस्ट, डिमांड, रिकमेंड, प्रपोज, इसको आप रट लो, इसको लिख लो कि इसके बाद जब भी दैट का इस्तेमाल हो तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और कोई अदर फॉर्म नहीं आएगा। तो ये सब रिफ्लेक्ट करता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने ऑलरेडी देख रखा था। और दूसरी बात, फिर से जब मैंने आपको बताया कि ही, शी, इट कुछ भी हो, उसके बाद हम लोग ये नहीं कि वर्ब का 5th फॉर्म लगा दिए, कभी नहीं, ठीक है। हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। नॉर्मली हम लोग वर्ब का 5th फॉर्म यूज करते हैं इनके बाद, जैसे कि ही रेस्ट, बट यहाँ पे हम लोग ही रेस्ट ही यूज करेंगे, याद रखना, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। और 96 नंबर क्वेश्चन, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाइलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या बोल रहा है कि आई एम यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यूज्ड टू से रिलेटेड 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। पहला, यूज्ड टू के बाद एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग कभी यूज करते हैं, और दूसरी बात, यूज्ड टू के बाद हम लोग वर्ब का 4th फॉर्म कभी यूज करते हैं। उसको डिटेल में देखने से पहले एक बार आप ये देखो, जब भी सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर या फिर वॉज, वर्बिंग, दोनों कोई भी आए और उसके बाद यूज्ड टू आए, तो हमेशा हम लोग वर्ब का 4th फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कि आई एम, ठीक है, आई एम, यहाँ पे एक वर्ब का आ गया ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, आई एम यूज्ड टू। जब हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज्ड टू आएगा ना,
तो ये हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। जैसे शी इज यूज्ड टू लिविंग अलोन, दे आर यूज्ड टू वर्किंग अंडर, स्टूडेंट्स आर यूज्ड टू सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ये नहीं दे आर आई एम यूज्ड टू वॉक अप अर्ली, वो गलत हो जाएगा। वेकअप अर्ली, सॉरी वेकअप, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, जब भी इज एम आर वाज वर्ब यूज होगा और उसके बाद यूज टू होगा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी इस्तेमाल होगा। अच्छा हाँ, दूसरी बात ये बोल रहा है, यहाँ पे जो टू है ना वो प्रीपोजिशन है ना कि इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या बताया था, टू वॉक, जब टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लोगे, टू वॉक, टू टॉक, आई लव टू टॉक, आई लव टू स्लीप, आई लव टू ईट, इस तरह से जो होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है। ठीक है, यहां पे इन्फिनेटिव था बट यहां पे इन्फिनेटिव का नहीं, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है टू। और दूसरी बात, यूज्ड टू, जैसे कि कोई पास्ट हैबिट, तब हम लोग यूज कर सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई यूज टू गेट अप, ना कि गेटिंग अप। ठीक है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरीडे, ना कि प्लेइंग क्रिकेट एवरीडे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि एक बार और देखो, ही इज यूज्ड टू, अब इज आ गया ना पहले, ही इज यूज्ड टू स्टडी, ना ही इज यूज्ड टू स्टडिंग। शी इज यूज्ड टू ट्रेवल, ना ट्रेवलिंग। They are used to work, ना are used to working. I am used to speak, ना I am used to speaking. We are used to solve, नहीं we are used to solving. तो इस तरह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था I am used to get up early, नहीं I am used to getting up early। तो सही आंसर होगा C। काफी इजी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, अब सेंटेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। शी सेड ही डज नॉट लिसन टू मी। तो हमने क्या देखा था ऑलरेडी कि जो भी टेंस रहेगा, अगर पहली बात तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होना चाहिए। इसके बाद इसके अंदर जो भी टेंस रहेगा ना उसको एक कदम पीछे ले आएंगे। डज नॉट होगा ना तो डिड नॉट बना देंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट है उसको हम पास्ट बना देंगे, तो डज नॉट बन जाएगा डिड नॉट। तो देखते हैं कहां कहां हो रहा है। ही डोंट, डज नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट, ये दो जगह तो चल जा रहा है डिड नॉट। ठीक है, तो दूसरी बार डज नॉट तो ये नहीं जाएगा, डोंट भी नहीं जाएगा क्योंकि ही है ना, ही डोंट, ही डज नॉट, ऐसे होना चाहिए। चलो, शी सेड दैट ही डिड नॉट लिसन टू हर, और डिड नॉट के बाद लिसेंड तो कभी भी नहीं आएगा। तो सही आंसर होगा सी। 97 का सही आंसर है सी, दैट इज डिड नॉट लिसन टू। और यही चीज है जो हमने देखा है कि बस सिंपल पास्ट को बना देंगे, प्रेजेंट को बना देंगे। सिंपल पास्ट, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सारे स्लाइड्स है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो और इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बना सकते हो। एनीवेज, नेक्स्ट बता रहा है, द मैनेजर इन्फॉर्म द एम्प्लॉइज, क्या, दैट द डेडलाइन फॉर द सबमिशन हैड बीन एक्सटेंडेड, हैड बीन एक्सटेंडेड। तो हैड बीन ऑलरेडी जो पास्ट में है तो इसको हम लोग हैड कर सकते हैं। ठीक है, हैव भी हो सकता है। हैव कब हो सकता है, पहली बात तो सब्जेक्ट हम देखेंगे। तो क्या है, यू मे सबमिट द वर्क 2 days लेटर देन प्लान, द मैनेजर इन्फॉर्म दैट ही द डेडलाइन फॉर द सबमिट हैज बीन एक्सटेंडेड। ना, ये तो एकदम मीनिंग ही चेंज कर दे रहा। द डेडलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 2 days हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट, वी आर एक्सटेंडेड द सबमिशन, नहीं होगा, एकदम नहीं। यू मस्ट फिनिश इट, एकदम नहीं, यार दिमाग नहीं लगाना पड़ा, सिंपल था। हैज, ठीक है, तो हमने बोला था या तो हैज होगा या तो हैड होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इसमें हैज, बाकी में तो दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा। ये तो सेकंड्स का क्वेश्चन हो गया, 15 सेकंड मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस में। अब हम देखते हैं रीअरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस। तो इसमें क्या है, तो सबसे पहले हम क्या कोशिश करते हैं कि एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि किस पार्ट से तो सेंटेंस स्टार्ट एकदम नहीं होने वाला, वो एक बार पता चल जाता है तो सॉल्व करना ऐसे ही आसान हो जाता है। तो देखते हैं, दीज नैरेटिव्स ऑफन एक्सप्लोर, तो इससे तो कहीं नहीं शुरू होगा, तो वन को तो ऐसे ही काट देते हैं हम लोग। साइंस फिक्शन इज अ जॉनर, हो सकता है इससे स्टार्ट। दिस मेक्स इट पावरफुल, 3 से भी स्टार्ट नहीं होगा, 3 तो कहीं है भी नहीं। और वहीं व्हाइल एंटरटेनिंग द जॉनर सर्व्स अ पर्पस बियॉन्ड मियर एस्केपिज्म, तो ये भी नहीं होगा, 4th से भी स्टार्ट नहीं होगा। तो ये 2 ऑप्शन है, 2 या फिर 4। तो देखते हैं सबसे पहले 2। साइंस फिक्शन एक जॉनर है और स्पेकुलेटिव फिक्शन दैट टिपिकली डील्स विद द इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट, जैसे कि फ्यूचरिस्टिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शन हुआ पार्ट का, ओके। उसके बाद उसी के बारे में बताना चाहिए इसको, तो पहले से इसको हम लोग लेके चलते हैं 4 को। 4 है, व्हाइल एंटरटेनिंग द जॉनर सर्व्स अ पर्पस बियॉन्ड मियर एस्केपिज्म। हाँ, हो सकता है क्योंकि साइंस जॉनर के बारे में बात हो रही है तो 1 के जस्ट बाद 4 आ सकता है। ठीक है, क्या 1 आ सकता था? दीज नैरेटिव्स ऑफन एक्सप्लोर, नहीं, नैरेटिव पे तो बात ही नहीं हुआ अभी तक। तो कॉमन सेंस और बेसिक नॉलेज के साथ भी हम इसको एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं।
और लास्ट क्वेश्चन है, दिस प्रोसेस इंश्योर्स दैट द फूड वी ईट इज सेफ एंड डज नॉट। तो दिस प्रोसेस से तो स्टार्ट कभी नहीं हो सकता है, तो 1 को एलिमिनेट कर दो। फूड प्रोसेसिंग इज अ सीरीज ऑफ मेथड, चलो इससे स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। 2 को हम लोग रख सकते हैं, 2 को हम लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट, दीज मेथड्स कैन रेंज, ना 3 से भी नहीं होगा, 3 भी एलिमिनेट कर देंगे। फर्दर मोर इसके आगे, तो इससे पहले तो कुछ आना चाहिए ना, तो इससे भी स्टार्ट नहीं होगा। तो बेसिक एलिमिनेशन से हमें पता चलता है कि आंसर ए इज द फर्स्ट आंसर, और इस तरह से हमने पूरे सेट को कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आज की एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत काम की रहेगी, और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया होगा। और प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं उन सबको देखो, नोट्स बनाओ, और जो पैरेललिज्म टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और व्हाट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उन सबको नोट डाउन करो और अप्रोच को डेवलप करो, और भी सेट्स को बनाने की कोशिश करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि व्हाट आई एम डूइंग इज वर्थ इट और नॉट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।